आइए आज समझते हैं कि नेपाल इंडिया का रिलेशंस क्या है जियोपॉलिटिक्स के सेकंड लेक्चर में। ठीक है, तो इंडिया नेपाल का रिलेशंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले नेपाल के बारे में थोड़े बहुत जानकारी ले लेते हैं। नेपाल, ठीक है, तो नेपाल में कौन सा रिलीजन है। सबसे पहली बात तो नेपाल में रिलीजन सबसे बड़ा मतलब अच्छे खासे प्रतिशत में है, वो है बुद्धिज़्म। आपको पता ही होगा कि बुद्ध बिहार से फिर निकले थे, बुद्ध अपने धर्म का प्रचार करते हुए नेपाल, फिर ऐसे ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ में गए, फिर इसीलिए नेपाल में बहुत बड़ा बुद्धिज़्म रिलीजन फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो समझते हैं कि नेपाल के बारे में क्या है। ठीक है, तो इंडिया और नेपाल कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। आप हिस्ट्री में देखे जाओगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो कल्चरल डिफरेंस ना के बराबर है। कल्चरल डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिख तो दिया है कल्चरल डिफरेंस, पर आपको समझना है कि ना के बराबर है, नाम मात्र है। ऐसे नहीं है कि बहुत बड़ा डिफरेंस है कल्चरल डिफरेंस। ठीक है, तो कल्चरल डिफरेंस बहुत ही कम है। सेकंड, कल्चर सिविलाइजेशन यूनिटी। ठीक है, हमारी और नेपाल की जो सिविलाइजेशनल यूनिटी है बहुत ही गहरी है, बहुत पहले से ही ये सिविलाइजेशन यूनिटी है। ठीक है, तो आपको जब आंसर लिखते हैं तो आपको शो करना होगा, ठीक है, आपको ये शो करना होगा कि कल्चरल डिफरेंस बहुत कम है। ठीक है, और यूनिटी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस कम है, इसलिए सिविलाइजेशनल यूनिटी ज़्यादा है। ये आपको अपने आंसर में शो करना होगा। ठीक है, ये तो आंसर की बात रही, बट फिर भी ये तथ्य आपके फैक्ट सबके काम में आ सकते हैं आगे चल के। ठीक है, मेंस के पेपर के रिलेटेड देखें तो हिस्ट्री के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो हिस्ट्री पहले से 18वीं शताब्दी से जाते हैं हम, 18 सेंचुरी के स्टार्ट से। ठीक है, तो वहाँ पे क्या किया था नेपाल ने, नेपाल के जो राजा थे उन्होंने एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी, जैसे अभी चाइना कर रहा है कि हमारा ये भी क्षेत्र है वो भी क्षेत्र है, ऐसे करके नेपाल का आप मैप देखोगे या एडिट करके मैं एक फ़ोटो डाल दूंगा, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि नेपाल अपना क्षेत्र विस्तार करना चाहता था। ठीक है, कैसे विस्तार करना चाहता था, मिलिट्री वाइज। ठीक है, तो एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी थी, बट तब के समय भारत में रूल कौन कर रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 18वीं शताब्दी में कौन यूज़ 1857 तक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह गवारा नहीं था कि एक्सपांशन नेपाल कर रहा है और हम चुपचाप बैठ के देखते रहे। ठीक है, तो नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी में फिर वार हुआ। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल में एक छोटा सा वार हुआ। ठीक है, फिर ये वार नेपाल हार गया। ठीक है, पहले तो हावी थोड़ा सा नेपाल था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने नेपाल को थोड़ा सा कमज़ोर समझ लिया था। फिर बाकी नेपाल हार गया क्योंकि इन्होंने रीफोर्समेंट भेजी वगैरह, और कुछ वो बात की कहानी है। ठीक है, तो नेपाल और ब्रिटिश के बीच वार हुआ। कौन जीता, ब्रिटिश जीता, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती। इसकी वजह से एक ट्रीटी हुई, सागोली ट्रीटी। ठीक है, सागोली ट्रीटी का महत्व क्यों है, इंपॉर्टेंस क्यों है सागोली ट्रीटी का, आपको आगे चल के पता चलेगा। बट ये सागोली ट्रीटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, आपको ये जानना ज़रूरी है, और ये सागोली ट्रीटी के वजह से ही आगे आपका लिंक बनेगा। ठीक है, तो सागोली ट्रीटी में 3 बड़ी बड़ी बातें हुई है। पहली बात सिक्योरिटी। इसको आप याद कैसे रखेंगे कि ये कैसे याद रहेगी। ठीक है, तो जब जापान और यूएस का टकराव हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में, देखिए कौन हारा था, जापान। ठीक है, जीता कौन था, यूएस। ठीक है, तो जापान हारा था, तो जापान ने क्या कहा था यूएस से कि हमारी सिक्योरिटी की गारंटी आप ले लो। वैसे ही यहाँ पे हुआ कि नेपाल हारा और ब्रिटिश जीता, और नेपाल ने कहा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कि हमारी आप सिक्योरिटी की गारंटी आप ले लो। कनेक्ट कर पा रहे हो दोनों को, ऐसे कनेक्ट करके समझना कि एक तरफ जापान, एक तरफ यूएस, एक तरफ नेपाल, या एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसे तालमेल बना के रखिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मांगा था जापान ने यूएस से सिक्योरिटी, नेपाल ने भी यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या मांगी, सिक्योरिटी। ठीक है, सेकेंड, वेपन सप्लाई। उनकी भी डिमांड क्या है कि हमें सिक्योरिटी दीजिए और वेपन सप्लाई कम से कम इतना तो इंटरनल मैटर्स के लिए कुछ तो वेपन चाहिए। तो वो वेपन सप्लाई कौन करेगा, इंडिया हमें करेगा, मतलब इंडिया मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमें करेगा। ठीक है, वैसे ही जापान और यूएस का सेम केस। ठीक है, जॉब, क्योंकि पड़ोसी है तो आप समझ सकते हैं कि एक
दूसरा देश ना समझ के एक साथ में साथी, मतलब अड़ोस पड़ोस के घर जैसे होते हैं ना, वैसे ही कि यहाँ पे जॉब कम मिली तो यहाँ के लोग यहाँ पे आएंगे जॉब करने के लिए, यहाँ के लोग यहाँ पे जाएंगे जॉब करने के लिए, ऐसे जॉब का थर्ड पर्सपेक्टिव था। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट है, चौथा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पीपल टू पीपल कनेक्शन। पीपल टू पीपल कनेक्शन इतना अच्छे से है कि आज तक कहा जाता है कि बेटी रोटी का रिश्ता है इंडिया और नेपाल का। बेटी और रोटी का, बेटी और रोटी मतलब क्या है, वहाँ के लोग हमारे यहाँ आते हैं जॉब करने के लिए, रोटी के लिए, और हम वहाँ जाते हैं शादी करने के लिए, क्योंकि वहाँ की लड़की हमारे यहाँ आएगी। इसलिए बेटी और रोटी का रिश्ता कितना महीन रिश्ता है ये, ठीक है। तो इससे कंपेयर किया गया है कि बेटी और रोटी का रिश्ता, ठीक है। तो ये है, सबसे पहले आपको इस पेज से क्या कनेक्ट करना है, कल्चरल डिफरेंस बहुत कम है, इस वजह से सिविलाइजेशनल यूनिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पीपल टू पीपल कनेक्शन ज़्यादा है, ठीक है। पीपल टू पीपल कनेक्शन ज़्यादा है। अब पीपल टू पीपल कनेक्शन कैसे दिखा सकते हैं, बेटी रोटी का रिश्ता, ठीक है, बेटी और रोटी का रिश्ता, ठीक है। और हिस्ट्री में क्या करना है कि एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन करना चाहा, इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अच्छे से मार दिया। तो सागोली ट्रीटी में क्या हुआ, जापान यूएस की तरह जापान ने जैसे सिक्योरिटी मांगी थी वैसे ही नेपाल ने सिक्योरिटी मांगी, किससे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कनेक्ट बना के रखी है, ठीक है। और सेकेंड वेपन और जॉब्स, बेटी रोटी का रिश्ता, आपको फिर ये पर्सपेक्टिव बना के चलना है, ठीक है। तो 1950 में इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका था, इसलिए नेपाल ने क्या कहा हमसे कि सागोली ट्रीटी है ना, वो रिवाइव कर दो हमारे लिए, ठीक है। बट इंडिया के सामने क्वेश्चन मार्क था कि सागोली ट्रीटी रिवाइव कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनकी मांग थी कि सिक्योरिटी, बट हमारे ही वाट लगी पड़ी थी, क्योंकि कैसे है कि इंडिया के जो बड़े बड़े तत्वज्ञानी एक्सपर्ट लोग हैं, उन्होंने क्या कहा था कि इंडिया तो 4-5 साल में ही टूट के बिखर जाएगा, इतनी वेरियस डायनेस्टी है, ठीक है, तो टूट के बिखर जाएगा। इस वजह से हम खुद की सिक्योरिटी की गारंटी करें या बाजू वाले की, ठीक है, तो वो हम सिक्योरिटी दे नहीं सकते थे, पहली बात। दूसरी बात, जॉब्स मांग रहे थे कि हम 2% इंडिया के लिए जॉब रिजर्व करेंगे और इंडिया भी हमारे लिए 2% जॉब रिजर्व करे। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, 2%, बट इंडिया का 2% बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और क्षेत्रफल मतलब एरिया भी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू नेपाल। इसके लिए इसका 2% और इसका 2% बहुत अलग अलग हो गया, समझ रहे हैं, इसका 2% इसका 2%। इसलिए हमने क्या कहा कि नहीं, जॉब का नहीं हो सकता, इसलिए सागोली ट्रीटी रिवाइव हुई, बट कुछ एक्सेप्शन के साथ, ठीक है। तो एक्सेप्शन क्या थे, जॉब और सिक्योरिटी, ठीक है। आइए समझते हैं ज्योग्राफी क्या है। हिस्ट्री तो हो गया, अब तक हमने आपको हिस्ट्री समझा दिया। सबसे पहले कल्चरल, आपको याद ऐसे ही रखना है कि कल्चरल डिफरेंस कम है, सिविलाइजेशन ज़्यादा है, सिविलाइजेशन यूनिटी ज़्यादा है, इसकी वजह से फिर हिस्ट्री थोड़ा सा कि एक्सपेंशन करने लगे, ब्रिटिश ने मार दिया, ठीक है, मार दिया तो सागोली हुआ, सागोली के बाद 1950 वाली ट्रीटी हुई, ठीक है। तो फिर ज्योग्राफी, अब देखते हैं ज्योग्राफी में क्या है, नेपाल एक हाइट पे, अच्छी खासी हाइट पे है, क्योंकि तिब्बतन प्लेट्यू के हल्का सा नीचे ही तो है ना, तो हाई हाइट पे, अच्छी खासी हाइट पे है, ठीक है। इस वजह से उनको हाइड्रो पावर की क्षमता भी बहुत ज़्यादा है, उस पर भी आगे चल के बात करने वाले हैं हम, ठीक है। तो अर्थक्वेक वहाँ पे बहुत ज़्यादा आता है, फॉल्ट लाइन पे आता है ये देश, नेपाल जो देश है ना, ये फॉल्ट लाइन पे आता है। ये जब आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो फॉल्ट लाइन क्या है वो छोड़ दीजिए, बट यहाँ पे अर्थक्वेक बड़े बड़े पैमाने पे आता है, ठीक है। ये ज्योग्राफी का पार्ट हुआ, ठीक है। तो इकोनॉमी में क्या कहते हैं, इकोनॉमिकल टर्म में हमारे क्या रिश्ते हैं नेपाल के साथ, इकोनॉमिकल टर्म में दो कंपेरेटिव पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंपेरेटिव पर्सपेक्टिव कैसा है कि ये नेपाल है, यहाँ पे चाइना और यहाँ पे पूरा इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, ठीक है, ये नेपाल, ये चाइना और ये इंडिया, ठीक है। तो ऐसा है
पूरा ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है। तो इकोनॉमी में क्या कहता है, इकोनॉमी में किस पे ज़्यादा डिपेंडेंस है, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी खासी हाइट पे है ना, ठीक है। तो यहाँ से तो इंपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल है, तो यहाँ से ऐसे बाजू से इंपोर्ट होता है, वो आगे की टर्मिनोलॉजी है। बट समझिए कि नेपाल तो अच्छी खासी हाइट पे, इसलिए चाइना से ट्रेड कम हो रहा है, इंडिया से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इंडिया से 5.85 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है, एक अप्रॉक्स लेके चले तो 5.85 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है, और चाइना से 1.24 बिलियन डॉलर का। मतलब इंडिया से नेपाल में आने वाली चीज़ें कितनी है, 5.85%, एक मतलब बिलियन डॉलर, ठीक है। और चाइना से ही नेपाल में जाने वाली चीज़ें कितनी है, 1.25% अप्रॉक्स, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है कि नेपाल किस पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, इंडिया पे, इकोनॉमिकल टर्म में, ठीक है। तो इकोनॉमिकल टर्म में नेपाल किस पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, इंडिया पे। और आप जब भी चीज़ें देखोगे ना, डेप्थ में जाके चीज़ें देखोगे, ठीक है, पॉलिस्टर, ठीक है, और ऐसे ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो किससे खरीदता है नेपाल, इंडिया से, ठीक है। तो इससे अब हम थोड़ा थोड़ा इक्वेशन बनाना चालू करेंगे अभी, ठीक है। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, जैसे नेपाल है, ठीक है, बाजू की तीनों साइड इंडिया, और अकेला जो साइड है वो होल्ड करे हुए चाइना, ठीक है। तो चाइना एक साइड होल्ड कर रही है, बाकी 3 साइड हम होल्ड कर रहे हुए हैं। इसीलिए लॉजिकल सेंस भी बनाता है कि इंडिया के 8 हाईवे है, और चाइना का एक क्रूशियल हाईवे चल रहा है, ठीक है, THEC प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट क्या है, ये प्रोजेक्ट चाइना से इंडिया तक आ रहा है, ये लुम्बिनी तक आ रहा है। ये लुम्बिनी कहाँ है, इंडिया नेपाल बॉर्डर के जस्ट करीब है लुम्बिनी, वहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि ये बॉर्डर तक आ रहा है। आगे चल के कभी ऐसा हुआ कि नेपाल चाइना के साइड चले गया, अभी तो नहीं है, फिलहाल न्यूट्रल चल रहा है, चाइना के साइड चले गया तो बहुत ही इंडिया के लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इस पर भी आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते कि ये इशू क्रिएट कहाँ से हुआ, ये मतभेद क्रिएट कहाँ से हुआ इंडिया और नेपाल के बीच में, ठीक है। जब 1950 की जो ट्रीटी हुई थी, सागुली ट्रीटी, जो रिपीट होने वाली थी, जैसे मैंने अभी इसी वीडियो में बताया, ठीक है। तो उस ट्रीटी में क्या हुआ कि नेपाल की तरफ से उनके PM बैठे हुए थे, और इंडिया की तरफ से एम्बेसडर बैठे हुए थे, ठीक है। तो इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, मतलब अच्छी खासी पावर होल्ड कर रही है, नेपाल से तो अच्छी खासी ज़्यादा पावर होल्ड कर रही है। इसलिए उनको क्या लगा कि हम ये मतलब दिखाना चाहते हैं कि तुम छोटे हो, छोटे ही रहो, ठीक है। और मतलब ऐसा इश्यू, मतभेद कहाँ से होते हैं, ठीक है। एक्चुअली पीपल टू पीपल कनेक्शन से नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि पीपल टू पीपल कनेक्शन में तो रोटी बेटी का रिश्ता है, ये तो है ना, रोटी बेटी का रिश्ता है, ये तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है, रोटी बेटी। और मतभेद तो पीपल टू पीपल में नहीं है। कहाँ पे मतभेद चालू होते हैं, ठीक है, बताते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जैसे पाकिस्तान में अच्छी मतलब स्टेबल सरकार नहीं होती, वहाँ पे भी ऐसे ही नेपाल में स्टेबल सरकार नहीं होती, मतलब ऐसी ऐसा स्टेबल सरकार नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो स्टेबल सरकार नहीं है, इस वजह से वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, खुद को प्रूव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ऐसे लोग, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, कुछ सालों पहले इन्होंने क्या किया कि महाकाली रिवर, ठीक है, महाकाली रिवर के बाजू में एक छोटा सा पार्ट है, उसको अपना बता दिया, नेपाल का बता दिया। ऐसे क्यों बता दिया, क्योंकि मेन मुद्दे से भटकाने के लिए लोगों को कुछ तो चाहिए, और नेशनलिज्म ही एक बहुत बड़ा, देश के बारे में कुछ बता दिया, भड़का दिया थोड़ा सा, मतलब भड़काना ही हुआ ना, ये तो जो उनका पार्ट नहीं है वो बता दिया, फिर भी लोगों को क्या लगेगा कि ये हमारा पार्ट है, और इंडिया ने कहा कि ये तुम्हारा पार्ट नहीं है, तो इंडिया के साथ मतभेद तो वहाँ से शुरू हो गया एक्चुअली, ठीक है। तो ये मतभेद की जड़ क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। या आपको ऐसे क्वेश्चन आया पेपर में, तो आपको इस शब्द को बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट करना होगा, हाईलाइट मतलब ज़्यादा नहीं, बट हाईलाइट करना होगा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, राजनीतिक अस्थिरता की वजह से
हमेशा मतभेद शुरू होते हैं। क्योंकि देखो, जैसे में हमारा इंडिया पीओके की तस्वीर अपने नक्शे में लगा चुका है, वैसे ही नेपाल ने लगा दिया काला पानी वाला जो रीजन है उनका, और इंडिया कहता है कि नहीं है। बट ये कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने चेंज कर लिया नेपाल में कि ये हमारा पार्ट है, और मैप में भी चेंज कर लिया। ठीक है, तो आगे चल के कोई सरकार ऐसे थोड़ी बोलेगी कि ये नहीं पार्ट है हमारा, क्योंकि उनको तो वो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना ही होगा। ठीक है, तो ये माइंड गेम खेलते हैं ये लोग कि एक दिन का विवाद नहीं है, ये आगे चल के बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। क्योंकि अपनी ज़मीन कोई छोड़ना चाहेगा, सबको लगता है कि ये मेरा वतन है। ठीक है, पहले के ज़माने में मतलब हिस्ट्री में जाओ तो धर्म के लिए युद्ध होते थे, आज वतन के लिए युद्ध होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कनेक्टिविटी बना के रखना है कि आप क्वेश्चन आए पेपर में कि इशू कहाँ से क्रिएट हुआ, इशू के बारे में बताइए। चलिए, आपको कितनी जानकारी है देखते हैं। तो आपको मतलब ये पॉइंट ऑफ व्यू हाईलाइट करना ही होगा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वहाँ पे, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से खुद को राइट प्रूव करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं लोग। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से वहाँ पे नेशनलिज्म मेन मुद्दे से हटा, मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की लोगों का नज़रिया था, देख रहे थे लोग, वो नज़रिया हटाने के लिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का नज़रिया हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, नेशनलिज्म का यूज़ किया, लोगों को नेशनलिज्म की तरफ अट्रैक्ट किया। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बारे में अभी कोई बात ही नहीं कर रहा नेपाल में। उनको लगता है कि ये भारत एक बड़ा राष्ट्र है, और बड़े राष्ट्र की भूमिका क्या होती है कि साथ में लेके चले, बट ये हमें साथ में लेके नहीं चल रहे हैं। नेपाल का पर्सपेक्टिव ये होगा। ठीक है, तो नेपाल की एक पोजीशन बहुत इफेक्टिव है। नेपाल एक चाइना और इंडिया का बफर जोन है। ये मतलब बफर जोन मतलब एक बीच का रास्ता है। ठीक है, तो अब तक क्या लगता था, केपी शर्मा ओली, ये इन सब की जड़ है केपी शर्मा ओली। ठीक है, एक वहाँ के राजनेता है केपी शर्मा ओली। ठीक है, तो केपी शर्मा ओली ने क्या किया, इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को नेशनलिज्म की तरफ कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि उनका झुकाव था चाइना की ओर। झुकाव क्यों था, क्योंकि इंडिया से थोड़ा चिढ़ते थे, क्योंकि बिग कंट्री सिंड्रोम, क्योंकि उनको लगता है कि ये बड़े देश है, हमें कुछ गिनते नहीं, ऐसे वैसे हम चाइना से पैसे भी ले लेंगे, क्योंकि चाइना तो सबको पैसे बांटते ही फिरता है, और इंडिया से बहुत ज़्यादा व्यापार करते हैं, तो हम ये STEC हाईवे के थ्रू हम नेपाल में चाइना की मदद से अपना ट्रेड कर लेंगे। बट उनको पता ही नहीं चाइना कैसे ट्रैप करता है। देखिए, ठीक है, म्यांमार भी थोड़ा सा फंस चुका है इस मामले में, पाकिस्तान भी फंस गया है। ठीक है, नेपाल भी चले जाएगा, और नेपाल और बांग्लादेश ही ऐसे हैं जो हमारे हक में है थोड़ा सा, ये भी चले जाएगा तो फिर हमारी स्थिति इजराइल की तरह हो जाएगी कि वो अकेला देश है, बाजू में सब, आजू बाजू में सब उसके विरोध में खड़े हुए हैं। ऐसा हो सकता है आगे चल के, बट देखेंगे कैसे करके। ठीक है, तो ये ट्रैप है, पॉलिटिकल ट्रैप है। चाइना पैसे भेजेगा और यहाँ से नेपाल मान जाएगा, ऐसे हो सकता है आगे चल के, क्योंकि केपी शर्मा ओली की अभी फिलहाल सरकार रिपीट हुई है। ठीक है, इंडिया के मद्देनज़र इंडिया को लगता है कि साथ मिलके ही विकास होता है, इसलिए नेपाल हो, चाइना हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, बहुत से ऐसी कंट्रीज़ के साथ हम मिलके विकास करना चाहते हैं, एक्सेप्ट पाकिस्तान तो बम ही फोड़ने में बिजी है, इसलिए हम सराउंडिंग के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, नेबरहुड के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बट चाइना का पर्सपेक्टिव क्या है, हम अकेले आगे बढ़ेंगे, इसलिए इंडिया को काउंटर करने के लिए नेपाल को वो आगे चल के ऑफर दे सकता है। उससे पहले हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना है, आइए समझते हैं। ठीक है, तो इंडिया और नेपाल का रिलेशंस जिस भी अभी मतलब थोड़े से मतभेद की ओर चल रहा है, तो उनको सुलझाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, बॉर्डर इशू को मतलब सुलझाना होगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि अभी नहीं सुलझाया तो आगे चल के ये बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। ठीक है, अभी हमारे 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट में डिले बहुत है,
प्रोजेक्ट में डिले बहुत है, मतलब बहुत वक्त से काम चल रहा है बट टाइम पे काम खत्म नहीं हुआ है, तो इसको सबसे पहले सुलझाना होगा। ठीक है, उसके बाद नेपाल एक इफेक्टिव पोजीशन है, देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव पोजीशन है, तो इसको होल्ड करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेन इशू है कि बॉर्डर इशू को सॉल्व कर लीजिए, बहुत सी चीज़ें आपके लिए सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, तीसरी बात है हाइड्रो पावर प्लांट। हमने इसमें लिखा नहीं बोर्ड पे, बट हाइड्रो पावर प्लांट में क्या है कि 43,000 मेगावाट की कैपेसिटी है, वो बना सकता है, बट बनाता कितना है 762 मेगावाट। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास थोड़ी सी टेक्नोलॉजी कम है। ठीक है, तो चाइना ऑफर कर रहा है 2 प्रोजेक्ट हाइड्रो पावर प्लांट के, और उनका काम भी चल रहा है। ठीक है, बट इंडिया ने एक एग्जांपल सेट किया है कि भूटान को इंडिया ने टेक्नोलॉजी दी है, और भूटान आज के समय वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है हाइड्रो पावर प्लांट से, और वो इलेक्ट्रिसिटी इंडिया को ही बेच रहा है। ये इससे बड़ा और ज़्यादा बड़ा एग्जांपल क्या हो सकता है कि इंडिया एक बहुत ही अच्छा रिलायबल पार्टनर है। और हाइड्रो पावर प्लांट के मामले तो में है, क्योंकि उसने एक्चुअली प्रूव कर दिया है भूटान को ऐसे टेक्नोलॉजी देके, और इलेक्ट्रिसिटी भूटान आज के समय हमें बेच रहा है। ठीक है, तो नेपाल के लोगों आप देख रहे हो तो बहुत ही अच्छा इशू है। ठीक है, तो पिलग्रिम्स, ठीक है, जिस काला पानी का विवाद है वहाँ से हमारा मानसरोवर यात्रा की ओर एक हाईवे जा रहा है। ठीक है, और वो विवादित क्षेत्र है। ठीक है, तो ये पिलग्रिम्स के लिए, मतलब हमारे जो लोग जाते हैं यात्रा करने के लिए, उनके लिए वो क्षेत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि वहाँ से तो वो जा रहे हैं। ठीक है, तो इनका भी एक इशू उठता है। ठीक है, तो समझते हैं थोड़ा सा फैक्ट। ठीक है, चाइना ने इवन एक्सेप्ट किया है, वो जो काला पानी जो क्षेत्र है ना, चाइना ने एक्सेप्ट किया है कि वो इंडिया का है। चाइना बहुत ही रेयरली कुछ तो एक्सेप्ट करता है, अपने स्टेटमेंट से बदल जाए, दोगलापन दिखा दे चाइना और एक बार, इससे पहले इस इशू को रिजॉल्व कर लिया जाए, ऐसा हमें तो लगता है। क्योंकि नेपाल और इंडिया का बहुत ही मधुर संबंध है, जैसे मैंने इस वीडियो से पहले भी बताया था कि रोटी बेटी का रिश्ता है, बट ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हमारे बीच में मतभेद नहीं आना चाहिए। ठीक है, और पिलग्रिम्स का भी इशू है, मानसरोवर यात्रा बहुत ही ज़्यादा पैमाने पे इंडिया से लोग जाते हैं मानसरोवर यात्रा के लिए। ठीक है, और ये नेपाल जो जिस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है कि वो हमारा है, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि वहाँ से हमारा एक नेशनल हाईवे तक गुजर रहा है। ठीक है, तो पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो ये 3-4 इशू पे हमें काम करना है। ठीक है, पहला मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं यूपीएससी में 3-4 इशू को लेकर। ठीक है, सबसे पहली बात बॉर्डर इशू, काला पानी वाला। ठीक है, इस पे तो क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सेकंड हाईवे, इंडिया के 8 हाईवे के नाम। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाता है, वो थोड़ा फैक्चुअल आपको जानकारी रखना होगा। और चाइना का भी THEC रेलवे, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। थर्ड हाइड्रो पावर प्लांट की जानकारी थोड़ा सा, कि कितना कैपेसिटी है, कितने निकाल सकते हैं और इंडिया कैसे मदद कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि भूटान को हमने टेक्नोलॉजी देके एक एग्जांपल सेट कर दिया वगैरह वगैरह। ठीक है, और रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये फैक्ट्स जैसे मैंने इस वीडियो में बताया है, फैक्ट्स और जानकारी, आपको एक लिंक बनाना पड़ेगा सबसे पहले। जैसे सबसे पहले रिलीजन, फिर हिस्ट्री, फिर थोड़ा सा ज्योग्राफी। ठीक है, उसके बाद इसके फिर इकोनॉमी। ठीक है, इंटरनल पॉलिटिक्स। ठीक है, इसके बुनियाद पे आपको एक छोटा सा 2 लाइन का 3 लाइन का कंक्लूजन क्वेश्चन के एंड में लिखना पड़ेगा। इससे बहुत ही ज़्यादा जो चेक करता है उसके माइंड्स पे असर पड़ता है कि इस बंदे ने पूरा प्रिपेयर करके आया है और अच्छे से इसको पता है कि कैसे कैसे कौन कौन से फैक्टर जियो पॉलिटिक्स में अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।